नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित आप सभी लोगों का चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे उपनिवेशवाद। तो हमने बताया था कि उपनिवेशवाद की विचारधारा यह मान के चलती है कि मदर कंट्री के हित में ही कॉलोनी का हित निहित है, अर्थात जिससे उसने अपना उपनिवेश बनाया हुआ है जिस देश को, उस देश का हित जो मदर कंट्री है उसके हित में निहित है। इसी प्रकार से इन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ था अमेरिका को भी। तो अमेरिका के साथ भी यही करते थे, वहाँ भी यही सिद्धांत लागू कर रखा था कि अमेरिका जो कॉलोनी है उस कॉलोनी का हित उनकी मदर कंट्री अर्थात ब्रिटेन के हित में ही निहित है। हालांकि अमेरिका की कॉलोनी और भारत की कॉलोनी में मित्रों अंतर ये था कि वहाँ पे 13 अलग अलग कॉलोनियाँ थी। वहाँ पर 13 अलग अलग कॉलोनियाँ थी, जबकि भारत अकेली कॉलोनी थी बड़ी। तुम कह सकते हो वो अलग अलग 13 देश थे एक प्रकार से। जो आज तुम यूएसए देखते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दरअसल वो 13 कॉलोनियाँ ही आगे चल करके एक हो जाती हैं और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना लेती हैं, मतलब यूनाइट हो जाती हैं 13। जैसे नाम से पता चल रहा है यूएसए, यू का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड, मतलब वो यूनाइट हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं और एकजुट हो करके वहाँ एक अमेरिका नामक देश का निर्माण करती हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूएसए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था दोस्तों। भारत में ये पूरा भारत जो था ये एक कॉलोनी थी इनके लिए। यहाँ पे कई कॉलोनियाँ नहीं थी। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल होता था, एक गवर्नर जनरल होता था। लेकिन अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी, तो 13 के अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे वहाँ पर। तो ये अंतर था। तो अमेरिका के साथ भी इन्होंने यही नीति अपनाई। और ये नीति अपनाई क्यों? ये नीति अपनाई अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, और अपने हित को साधने के लिए ये समय समय पर अपनी नीतियों को बदलते रहते थे। जैसे कि ब्रिटेन में जिस समय जैसी आवश्यकता हुई वैसे उन्होंने नियम बना दे, अपनी नीति बदल दी। समय समय पर अपने हितों को साधने के लिए ये नीतियों को भी बदलते रहे। ये सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सांस्कृतिक नीति, तो ये इस प्रकार से नीतियां समय समय पर बदलते रहे। तो तुम जब देखोगे, जब वहाँ पे औद्योगिकरण अपने परिपक्व अवस्था में नहीं था तब तक इनकी नीतियाँ अलग थी। तब तक उस नीति को कहा जाता है वाणिज्यिक चरण। यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुई है लेकिन अपने परिपक्व अवस्था में नहीं है, इसीलिए भारत से अभी बहुत ज़्यादा इन्हें भारत को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है राजनीतिक रूप से। तो इन्होंने अभी यहाँ पे जो नीति अपनाई वो अपनाई कि भारत के साथ जो है युद्ध ना ही किया जाए। भारत का मतलब कि यहाँ पे जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं इनके साथ युद्ध ना किया जाए, क्योंकि युद्ध करोगे, युद्ध में धन का व्यय होगा, तो आए हो तो मुनाफा कमाने के लिए, व्यय होगा तो घाटा होगा। तो यहाँ पे घाटे पे ये बचना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी इस चीज़ की अनुमति कंपनी को नहीं देता कि यहाँ की कंपनी मुनाफा कमाना छोड़कर यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उलझ जाए। तो यहाँ पे देखोगे मित्रों, 1757 से लेकर के 1813 के चरण में इनका प्रयास यही रहा है कि कम से कम यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों से उलझा जाए। परंतु इस चरण में भी अगर यहाँ की शक्तियों से ये उलझे हैं तो सिर्फ अपने लाभ को देखते हुए। जैसे कि तुम देखोगे इस समय कर्नाटक युद्ध भी इन्होंने लड़ा, कर्नाटक युद्ध लड़ा, और इसी समय इन्होंने मराठा यानी कि महाराष्ट्र का युद्ध भी लड़ा। कर्नाटक का युद्ध क्यों लड़ना पड़ा इन्हें? कर्नाटक का युद्ध लड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था मित्रों, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये मसाला उत्पादक क्षेत्र है। मसाला उत्पादक क्षेत्र है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मसाले का उत्पादन होता था। और ये मसाला उत्पादक क्षेत्र जो कि आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी था इनके लिए, उसको ये कैसे छोड़ सकते थे? असंभव था, क्योंकि लाभ ही कमाने आए हैं ना। और दूसरा, मराठा क्षेत्र को इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि ये दक्कन का क्षेत्र है और दक्कन के क्षेत्र का निर्माण हुआ है काली मिट्टी से, और वो काली मिट्टी विशेषकर इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत होता था।
तो कपास के उत्पादन के लिए इनको मराठों को, इस मराठा के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना पड़ा, लेकिन फिर भी ये अभी इस समय तक बचते रहे हैं। लेकिन जब तुम देखोगे ब्रिटेन के अंदर जब औद्योगिकरण अपने परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो परिपक्व अवस्था में इनको आवश्यकता महसूस होती है ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की, फिर आवश्यकता महसूस होती है कि विनिर्मित वस्तु के लिए एक बड़े बाजार की, और दूसरा ये जो आवश्यकता महसूस हो रही है, ये महसूस हो जाके दूसरे चरण में, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक चरण, जब वहाँ पे औद्योगिक मतलब जो वहाँ का उद्योग, ब्रिटेन का उद्योग परिपक्व अवस्था में पहुँच गया है, तो इस चरण में आकर के इसे हम कहते हैं द्वितीयक चरण। तो इस चरण, द्वितीय चरण भी कहते हैं, दूसरा औद्योगिक चरण भी कहते हैं। इस चरण में आकर के अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल की आवश्यकता हुई, और दूसरा कच्चे माल से विनिर्मित वस्तु के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता महसूस हुई इन लोगों को। तो उसके लिए इन्होंने 1813 में आकर के अपनी नीति फिर परिवर्तित कर दी। 1813 में क्या किया, 1813 का फिर ये चार्टर एक्ट लाते हैं, चार्टर एक्ट लाते हैं, और चार्टर एक्ट के तहत क्या करते हैं कि ये भारत का जो व्यापार है वो ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए भी खोल देते हैं। अभी क्या है, अभी भारत में व्यापार कर रही है लेकिन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की केवल एक कंपनी है जिसे भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ था। लेकिन ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालने लगती हैं। दबाव क्या डालती हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाए और हमको भी अपना विनिर्मित माल बेचने के लिए भारत जाने की अनुमति दी जाए। इन्हीं लोगों के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है, फिर मुक्त व्यापार की नीति लाई जाती है। इसके तहत ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत आना प्रारंभ कर देती हैं। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी नामक केवल एक कंपनी ही हमारा शोषण कर रही थी, अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी आने लगी 1813 के बाद शोषण करने के लिए। लेकिन मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि ब्रिटेन की ये कंपनियां 1813 में ही भारत क्यों आने लगी, क्या कारण है इसके पीछे? तो कारण तुमको बता दें मित्रों कि अभी क्या है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का समय चल रहा है यूरोप में। नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति इसमें चरम पे होती है। नेपोलियन बोनापार्ट इसमें एक व्यवस्था लेके आता है, इस व्यवस्था का नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय व्यवस्था लेके आता है। अब सवाल उठता है कि ये महाद्वीपीय व्यवस्था आखिर है क्या? इसके तहत नेपोलियन बोनापार्टा यूरोप के अंदर घोषणा कर देता है कि यूरोप के जो भी देश ब्रिटेन की किसी भी कंपनी के साथ में यदि व्यापार करेंगी तो उनको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और ये नेपोलियन बोनापार्ट बहुत शक्तिशाली होता है इस समय। यूरोप के कोई भी देश ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे कि हमको नेपोलियन बोनापार्टा से डायरेक्ट युद्ध करना पड़े। तो यूरोप के जो देश हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटेन के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। जब व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, अब ब्रिटेन की कंपनियों में कुलबुलाहट मच जाती है कि अब हम अपना ये विनिर्मित माल कहाँ बेचें, क्योंकि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्टा के डर से यूरोप का कोई भी देश हमारे साथ व्यापार करने के लिए आगे नहीं आ रहा। तो यही कंपनियां वहाँ की, कहाँ की, ब्रिटेन की सरकार पर, ब्रिटेन की जो शासक हैं वहाँ पे दबाव डालने लगती हैं कि हमारे लिए भारत के दरवाजे खोले जाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया जाए। यही कारण है मित्रों कि 1813 में बदलाव किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की मांग है, वहाँ की मांग के अनुसार यहाँ बदलाव किया जा रहा है भारत में। देख रहे हो दोस्तों, तो यही कारण है कि ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए भी भारत के दरवाजे 1813 में खोल दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में हम व्यापार करने जा तो रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय और भारत के कुटीर उद्योग, भारत के शिल्प उद्योग, भारत के हस्तशिल्पी, क्या उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि उनका हस्तशिल्प बर्बाद हो जाए और हम अपना माल बेचें? तो वो हमारा माल क्यों खरीदेंगे? और दूसरा, भारत धार्मिक रूप से बहुत उन्नत देश है, सांस्कृतिक रूप से बहुत उन्नत देश है,
तो जब तक उनकी और उनको इस चीज़ का गर्व भी है, भारतीयों को क्या गर्व है कि हमारी उच्च संस्कृति, हमारी उन्नत सभ्यता, हमारी उन्नत जो है उन्नत धार्मिकता। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके लिए एक बड़े पैमाने पे काम करना होगा, हमको भारत मिशनरियाँ भेजनी होंगी और भारतीयों के अंदर उनकी संस्कृति, उनके गुरुकुल, उनके धर्म के प्रति हीन भावना भरनी होगी, हीन भावना भरनी होगी। इसलिए कि 1813 के बाद भारत में ईसाई मिशनरियाँ भी आना प्रारंभ कर देती हैं। उनका एक ही एजेंडा था कि यहाँ भारतीयों के लोगों में हीन भावना भरना, और तुम देखते होगे बहुत हद तक हीन भावना भर भी देगी। हीन भावना कैसे? जैसे कि यहाँ की संस्कृति है उसका उपहास उड़ाना, यहाँ की जो संस्कृति है उसे नीचा करके दिखाना, यहाँ का जो धर्म है यहाँ उस धर्म को जो है उस धर्म पे एक मखौल उड़ाना, एक खिल्ली उड़ाना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये अपने जो उद्देश्य लेके आए थे, एजेंडा लेके आए थे, उस प्रोपोगेंडा में ये लोग जो सफल भी होते रहे। क्यों? क्योंकि इनको मानना था जब तक भारतीयों के अंदर हीन भावना नहीं आएगी अपने संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तब तक वो मानसिक रूप से अंग्रेज नहीं बन पाएंगे। तो उनका एक ही एजेंडा था कि हमें भारतीयों के दिमाग पे वार करना है, यानी कि दिमाग को कंट्रोल करना है। आज भी तुम देख लो, तुम बहुत बड़ा एक ऐसा धड़ा है भारत के अंदर जो ये कहता मिल जाएगा कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम आज़ाद नहीं हो पाते, और अंग्रेज ना आए होते तो हमारे यहाँ रेलवे नहीं होती, और अंग्रेज ना आए होते तो हमारे यहाँ PWD विभाग नहीं होता, और अंग्रेज यहाँ ना आए होते तो आज हम इतने समृद्ध नहीं हो पाते। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, जो ये भी कथन कहे जाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से मिथ्या हैं, आधारहीन हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पे जो भी किया, जो भी सुधार किया, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए किया, और उस लाभ में चाहे अनचाहे भारत को भी थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। अगर वो वाकई भारत का विकास करने आए थे तो इन्होंने यहाँ के द्वितीय क्षेत्र को बर्बाद क्यों कर दिया? क्यों यहाँ के हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया? क्यों यहाँ के शिल्पकारों को बर्बाद कर दिया? क्यों यहाँ के साहित्य को बर्बाद कर दिया? क्यों यहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर दिया? अगर वाकई हमारा कल्याण करने आए थे। यहाँ के संस्कृत भाषा को भी आज तुम देखते होगे मित्रों, जो संस्कृत भाषा है उसको लेकर भी एक हीन भावना भर दी। जब सर विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान हुए, सर विलियम जोन्स संस्कृत भाषा का गहराई से अध्ययन करते हैं, और गहराई से अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये हम नहीं कह रहे हैं मित्रों, ये सर विलियम जोन्स कहते हैं। अंग्रेज थे, वो कोई भारतीय नहीं थे। और हम भारतीयों की प्रवृत्ति है कि हमारा व्यक्ति चाहे चिल्ला के एविडेंस दे के मर जाए, हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई विदेशी बता दे तो हम आंख बंद के विश्वास कर लेंगे। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। ठीक है, चलिए खैर आइए। तो देखोगे जैसे जैसे इनको ब्रिटेन में इनकी नीतियां बदलती नहीं, ब्रिटेन में जैसे जैसे इन्हें आवश्यकता जैसे जैसे समय पे होती रही, वैसी आवश्यकताओं के अनुसार ये नीतियां बदलते रहे। उन्होंने वाणिज्यिक चरण में यहाँ राजनीति बदली, आर्थिक नीति बदली, प्रशासनिक नीति बदली, सामाजिक बदली, सांस्कृतिक बदली। इस चरण में, इस वाले चरण देखोगे कि यहाँ के राज्यों को जीता जरूर, लेकिन को हड़पा नहीं है। उनके साथ में सहायक संधि जरूर थोप दी थी, सहायक संधि थोप दी थी। इस तरह से क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष रूप से तो भारत इनके नियंत्रण में नहीं आया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। दूसरी तरफ देखें, जब ये चरण आया, इस चरण में इनको आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में किया जाए। अब समय आ गया है। तब तुम देखोगे लॉर्ड डलहौजी जैसा तुम देखो गवर्नर जनरल आता है, वो आकर के हड़प नीति लेके आता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आया। तुम देखोगे पंजाब हड़प लिया और भी अवध हड़प लिया। तो इस प्रकार जैसे अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके पूरे के पूरे अवध को हड़प लेता है। नियम लेके अधिनियम लाया जाता है, उसके तहत प्रावधान किया गया था कि कोई भी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, जिसके दत्तक पुत्र होगा उसका राज्य हड़प लिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था यहाँ के राज्यों को हड़पने के लिए। लेकिन इनकी इसी नीतियों के कारण अब मित्रों जरा बताओ कि जिस राज्य को इन्होंने हड़प लिया होगा उस राज्य के सैनिक बेरोजगार हो गए होंगे, वहाँ के किसान बेरोजगार हो गए होंगे, वहाँ का हस्तशिल्प उजड़ गया होगा, वहाँ के शिल्पकार उजड़ गए होंगे, वहाँ की कला संस्कृति जो कलाकार होंगे वो भी बेरोजगार होंगे, वो जो साहित्यकार होंगे, साहित्यकार भी एकदम जो है पैदल हो गए होंगे। अब तुम लोग जरा हमको बता दो, क्या ये सब इनके दिमाग में भर रहा होगा, नहीं भर रहा होगा? क्या अंग्रेजों के प्रति इनके दिमाग में नफरत के बीज भर रहे होंगे कि नहीं भर रहे होंगे? अब यही
जो हस्तशिल्पकार थे, जो हस्तशिल्पकार का मतलब होते हाथ से चीजें बनाने वाले लोग हस्तशिल्पकार थे, जो शिल्पकार थे। जब इनको शहर में इनसे रोजगार छीन लिया गया तो ये गांवों की तरफ आ गए। जब ये गांवों की तरफ आए तो ये लोग पीछे पीछे गांवों में चले गए तो ये किसानी करने लगे थे। ये किसानी जब करने लगे तो इनको ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती करवाई गई, ज़बरदस्ती इनसे नगदी फसलों का उत्पादन करवाया गया। उत्पादन करवाने के बाद वो नील की फसल, नगदी फसल को सस्ते से सस्ते दाम पर बेचने के लिए इनको विवश किया गया। तुम देखोगे मित्रों, इसी कारण आकर के 1860 के दशक में नील विद्रोह हो जाता है बड़े पैमाने पर। खूब किसान विद्रोह भी होते हैं, खूब जनजाति विद्रोह होते हैं। जनजाति विद्रोह क्यों होते हैं? ये जनजातियों के घर में घुसते हैं। घर क्या था उनका? जंगल में घुसते हैं और जंगलों को काट करके ये बेचने लगते हैं, तो वहाँ जनजाति विद्रोह होने लगता। तुम देखोगे यही परिणति थी आ करके कि 1857 के रूप में दिखाई पड़ती है, 58-57 के विद्रोह के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक मित्रों, तो इस चरण में डायरेक्ट भारत पे कब्जा नहीं किया, इनडायरेक्ट किया। यहाँ पे डायरेक्ट कब्जा कर लिया। जब डायरेक्ट कब्जा कर लिया तो 1857 का विद्रोह हो गया। अब जब विद्रोह हो जाता है तब ये लोग चुप बैठते कि शांत रहो, विद्रोह हो गया है भारत में, अब अपनी नीतियों को बदलना होगा भारत में हमें। और नीतियों को नहीं बदला तो अगर एक और विद्रोह हो गया 1857 जैसा तो हमारी सरकार उखड़ जाएगी भारत से, इसलिए भारतीयों के लिए कुछ करो। फिर ये लेके आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम लेके आ जाते हैं भारतीयों को खुश करने के लिए। भारत परिषद अधिनियम लेके आते हैं। इसमें जो गवर्नर जनरल था, जो अब तो वायसराय हो चुका है, तो वायसराय की परिषद में भारतीयों को कुछ पद दिए जाते हैं। भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों के लिए भी पद सुरक्षित किए जाते हैं, कुछ हिस्सा दिया जाता है। ये ऐसा नहीं इनके अंदर करुणा जग गई है, ये सोच रहे कि भारतीयों को खुश करना है और भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा खड़ा करना है जो हमारा समर्थक बन जाए। हमको एक ऐसी राजनीतिक पार्टी भारत में चाहिए। ये कौन सोच रहे हैं? ब्रिटिश भारत में सोच रहे हैं कि हमको ऐसी एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है जो विद्रोहियों और हमारे बीच में आकर के खड़ी हो सके और हमें विद्रोहियों से बचा सके। और उन्होंने चुना उन लोगों को जो लोग अंग्रेजी पढ़ लिख गए थे। यानी हमने तुम्हें बताया था ना, 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा को थोपने का कार्य प्रारंभ हो जाता है 1833 से। तो 1833 शुरू हुआ तो 1861 से आते आते काफ़ी अंग्रेजी पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ पर लोग समझने भी लगते हैं। तो इनका एक उद्देश्य था, अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए उन वर्गों को अपने साथ में मिलाओ कि अगर 1857 जैसा दोबारा कोई विद्रोह हो तो ये वर्ग हमारे सामने सेफ्टी वॉल्व की तरह खड़ा हो सके, यानी कि एक सुरक्षा कपाट की तरह खड़ा हो सके, एक दीवार बन के खड़ा हो सके हमारे और विद्रोहियों के बीच में। यही सोच करके ब्रिटिशों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम, जो कि एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे। तो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस को इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि ये सेफ्टी वॉल्व अर्थात सुरक्षा कपाट की तरह ये प्रयोग कर सकें उसका। ठीक है मित्रों, और मित्रों एक चीज़ बताएं, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंदर राष्ट्रवाद पनपने लगता है, राष्ट्रवाद का उत्थान होने लगता है। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ के भारतीयों के दिमाग में कुछ प्रश्न आने लगते हैं। प्रश्न क्या आने लगते हैं कि ये भारत किसका है? ये भारत में शासन करने वाले लोग शासन करने के योग्य हैं? क्या भारत इनका है जो लोग शासन कर रहे हैं? अब ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं ऐसे दिमाग में? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के भारतीयों के दिमाग में हीन भावना भर दी है कि तुम्हारी संस्कृति भ्रष्ट, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, तुम्हारी कला बेकार। लॉर्ड मैकाले तो यहाँ तक कहता है
कि पूरे भारत का साहित्य अगर मिला लिया जाए तो पूरे भारत का साहित्य ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक सेल के बराबर भी नहीं है। देख रहे हो इनकी पक्षपाती नीति। ये लॉर्ड मैकाले कौन है? ये लॉर्ड मैकाले वो हैं जिन्हें संस्कृत का सा नहीं पता है, और यहाँ के संस्कृत में रचे गए लाखों लाख ग्रंथ को इन्होंने कूड़ा बता दिया और के तुलना क्या कर दी कि पूरे भारत का साहित्य, पूरे भारत का ग्रंथ, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ रहे हो, चाहे तुम और अन्य ग्रंथ रहे हो, चाहे तुम सनातनी ग्रंथ रहे हो या हिंदी जो भी ग्रंथ रहे हो, वो सब ग्रंथ ब्रिटेन के एक लाइब्रेरी के एक अलमारी में लगी हुई, अलमारी के एक खाने में रखी हुई पुस्तक के बराबर भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड मैकाले। कौन लॉर्ड मैकाले? जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, जिसे संस्कृत का सा नहीं पता था, और हम लोग अंधे हो करके उसकी बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत है ना दूसरे को अपना बाप बनाने की। हमारे यहाँ के लोग एविडेंस देते देते थक जाते हैं, समझाते समझाते थक जाएंगे, वैज्ञानिक पहलू रखेंगे, वैज्ञानिक शोध रखेंगे, रिसर्च पेपर भी रखेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। अगर कोई विदेशी ने कह दिया तो हम अंधे हो करके मान लेंगे, उसके पीछे फिर कारण कुछ हो, उसके पीछे चाहे उनकी मंशा कुछ भी रही हो। कार्ल मार्क्स मित्रों, कार्ल मार्क्स भारत का पूरा इतिहास बता देते हैं। पूरा इतिहास, यहाँ का समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ की कला, संस्कृति पूरा बता देते हैं। और जबकि कार्ल मार्क्स कभी भारत नहीं आए, कभी भारत नहीं आए। अब सवाल ये उठता है वो बता कैसे देते हैं? तो छोटी सी घटना सुन लो। एक बार यूरोप की गलियों में टहलते हुए जा रहे थे, उनको एक किताब पड़ी मिल जाती है जिस पे लिखा होता है इंडिया। तो उन्हें लगता है अच्छा ये कूड़े में किताब पड़ी इंडिया, वो उठा लेते हैं, पतली सी किताब रहती। अब वो किताब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के बाद पूरा भारत का समाज, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की सब पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिद्धांत और यहाँ का रहन सहन, खान पान सब बता देते हैं वो। यहाँ का ना उन्हें भूगोल पता है कार्ल मार्क्स को, ना कभी भारत टहलने आए हैं, ना इनको ये पता है भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, ना ये पता है कि हमारी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में बसा हुआ भारत का कौन सा भाग है। इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बस वो किताब उठाई, वो पढ़ ली, उस आधार पर पूरा भारत का इतिहास लिख मारा। और यहाँ के वामपंथी लोग एकदम अंधे होकर के वाह वाह वाह, देखो कार्ल मार्क्स ने बताया, ये देखो बताया, बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने बताया इसलिए मान लो तुम। यहाँ का विद्वान चाहे सफाई देते देते अधमरा हो जाए, लेकिन नहीं बात मानेंगे। वामपंथी विचारधारा आगे चल के बताएंगे क्या होती है। तो यहाँ तक हमें लगता है मित्रों क्लियर हो गया होगा।